हल्के कौन से हैं जिनको रिजर्वेशंस हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हुमायूं खान साहब हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस मामले पर हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो हुकूमत बन गई है, पहले माजी में भी हमने देखा हुकूमतों के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन मौजूद होती है, लेकिन हुकूमत की ओनरशिप किसी न किसी के पास होती है। अब यहाँ पर मामला ये है कि ना तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो कुल्ली तौर पर इसको हुकूमत को अपनी हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हमें टीम जो है वो सिलेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन काबीना में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगता यह है कि उनको ये खदशा है कि ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। जो साल 2022 से ऑनवर्ड हुआ वही कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। तो ये इस सारे तनाजुर में ये मामला चलेगा फिर कैसे, ये हुकूमत चलेगी कैसे इस संगीन बहरानों के मौजूदगी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे वो बचपन में हम गेम खेला करते थे पास द पार्सल। वो जब आपके पास पार्सल आता था ना, आप अगले को दे दिया करते थे कि आपके मथे ना लग जाए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चीज होती थी ना, उल्टी सीधी काम। इस वक्त ये जो हुकूमत में लोग हैं ना, ये पास द पार्सल वाली गेम खेल रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं है, तुम्हारी हो, दूसरा कह रहा है तुम मेरे साथ हो, तो वो कर रहे हैं, वो उस लिहाज से खेल रहे हैं। देखिए, हुकूमत तब इंसान ओन करता है जब उसको पता हो कि उसको मैंडेट मिला है, जब उनको पता हो कि उनको जो वोट जो डले थे वो उन्हीं को ही डले थे। इन लोगों की, ये लोग जो है ना, ये क्रिसमस ट्री की तरह है। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री जो होता है ना, उसकी जड़ें नहीं होती। वो आप एक डब्बे से निकालते हो, उसको सजाते हो, रख देते हो, काम पूरा हो जाए उसको डब्बे में रख के वापस रख देते हो और वापस भेज देते हो। इन लोगों ने डब्बे में एक चीज को पार्सल किया था, पाकिस्तान। आपने उस जमाने के आपने देखा होगा, ये अक्टूबर में आप लोगों ने कहा कि मैं पाकिस्तान को नवाज दो और पता नहीं क्या दो और ये दो और वो दो, और वो कबूतर उड़ा रहे थे और फाख्तें उड़ा रहे थे, हाथों के तोते इस दौरान में उड़ गए। ये जो सारा ना ये गप था, वो आए थे चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, न 3 के रहे न 13 के रहे। उनके साथ जो हुआ है उससे ज्यादा बुरा मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिशियन के साथ आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। स्पेशल बुला के, स्पेशल ट्रीटमेंट करके उसको ये जा वो जा। और मैं समझता हूं कि जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स बड़े प्यारे तरीके से खेले, और उन्होंने अपना एक बदला जो था ना, वो तो उन्होंने उतार लिया। वो था मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इर्रेलेवेंट कर दिया। अभी मेरे ख्याल में जरदारी साहब जो है ना, उस बंदे को सामने रखेंगे कि जिन्होंने कहा था मैं तुझे सड़कों पे घसीटूंगा, उन्होंने उससे अपने आप को घसीटवा के ना सीधा प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचवा दिया है। और अब वो वहां से इसको देखेंगे कि इसके साथ वो क्या हशर करते हैं। ये मेरी एक सोच है, मेरी एक अंदाजा है। रही बात ये हुकूमत, देखें, ये हुकूमत जब नाअहलों की हुकूमत हो, और वो आइंस्टाइन कहता है अगर आप एक गलती बार बार दोहराओ इस नीयत से कि इसका रिजल्ट बेहतर आ जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप इन्हीं पीडीएम वालों को बार बार लेकर आओगे विद द सेम मेंटालिटी, विद द सेम थॉट प्रोसेस, और आप ये समझो कि इनसे रिजल्ट बेहतर आ जाएगा, तो फिर वंस अगेन नथिंग कैन बी मोर सिलियर देन दिस। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये याद रखें, 1960s 1950s में पाकिस्तान जो था ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। लेट 70s में जाके वो जो एक डिसीजन लिया गया था, मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो था नेशनलाइजेशन का। लेकिन उसके बाद 1980s में जब चीजें जरा सी सेटल हो रही थी, और जिस वक्त इंडिया हमसे कोई 3-4 गुना पीछे था, उसके बाद इन दो हुकूमतों ने मिलके, इन दो पार्टियों ने मिलके 28 साल हुकूमत की है। उसमें से 10 साल, 5, 6, 7 साल, 8 साल आप निकाल ले, मुशर्रफ के 2-3 साल निकाल ले, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत बनी थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के लिहाज से, वो एक्चुअली पीएमएलएन की ही ऑफशूट थी, जो पीएमएलएन को डिसरप्ट करके 25 बंदे पीछे रह गए थे और उन्होंने बाकी सबसे हुकूमत। ठीक है, तो वो उन्हीं के ही लोग थे, तो मैं तो उनको भी उसी में ही शुमार करता हूं किसी हद तक, वो है। लेकिन चले, नहीं करते ना करें, लेकिन बेसिकली इन लोगों ने हुकूमत कम अज कम कोई 15, 16, 17 साल जरूर की है। इस 15, 16, 17 साल में आप मुझे बताएं पाकिस्तान आज कहां खड़ा है? पाकिस्तान 2018 में कहां खड़ा था?
पाकिस्तान 2018 में जिस जगह खड़ा था, ये याद रखे 2008 तक आपकी स्टील मिल प्रॉफिट में जा रही थी। 2008 के बाद 2013 में आके वो बंद हो गई। 2015 में आके वो बिल्कुल बंद हो गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 4,500 जो एक्स्ट्रा भर्ती किए हुए लोग थे, जब उनको निकाला तो 2021-22 में 7.4 अरब रुपए का फायदा हुआ उस इंस्टीट्यूशन को। इसी तरीके से PIA में इन लोगों ने, अगर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर 50 बंदा होना चाहिए, इन्होंने 500 बंदा किया हुआ है। किस लिए? क्योंकि इन लोगों ने भर्तियां करनी है, इन लोगों ने नौकरियां देनी है, इन लोगों ने सही। हमायूं साहब मैं आता हूं आपके पास वापस। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो आगाज में मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपके ख्याल में ये हुकूमत किसकी है, किस जमात की हुकूमत है? जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे जी, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, हसन मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की और दीगर इत्तेहादियों की हुकूमत है? ये हुकूमत है किसकी? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें वोट किया है, और वो इसलिए किया है कि यहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो ये समझ रही थी कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, जैसे पहले 3-3.5 साल के अंदर डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये वक्त भी ठीक नहीं है, हम ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने अपना एक धांधली का और मैंडेट चोरी का बहाना बनाकर राय फरार इख्तियार किया। और उस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN को वोट ना करती, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, उनको वोट ना करती तो शायद हम हुकूमत ना बना पाते या ये बंद गली में हम जाते। और जो चैलेंजेस थे उनके लिए फौरी हुकूमत का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे आपने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, सेनेट के इलेक्शंस जो थे वो पेंडिंग हैं, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो अप्रैल में हमने IMF की तरफ जाना था, उससे वो भी हमारा जरूरी था कि फौरी हुकूमत बने। अगर हम हुकूमत नहीं बना पाते तो फिर दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और उस प्रोसेस में हमारा टाइम जो है वो तो अगर आपने हुकूमत के लिए वोट दिया तो वोट हुकूमत तो PMLN की है, हुकूमत आपने PMLN की बनवा दी, वो आपके वोटों के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली अब ये अंडरस्टूड है कि अब वो जो भी करे हुकूमत आप उसका साथ देंगे? आप ओके हैं इस बात से कि हुकूमत जो है वो, एक तो लड़ाई पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम ही नहीं लगा पा रहे तो हम परफॉर्म क्या करेंगे, तो जब उनके अपने लोग गिवन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे से इस सूरत में पूछा ना जाए क्योंकि हम तो अपनी टीम ही नहीं बना रहे। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने क्या तमाम चीज़ों को ओके कर दिया है? ये इसहाक डार साहब ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? लंदन में बैठ के उन्होंने इंडिया के साथ तजारत खोलने की बात कर दी। मैंने नहीं स्टेटमेंट देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने इसके ऊपर बात की हो कि इतना बड़ा डिसीजन अकेले इसहाक डार लंदन में बैठकर चंद कारोबारी शख्सियात का हवाला देकर किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, जब चीजें सामने आएंगी, पार्लियामान के अंदर आएंगी, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इनपुट जरूर देगी। कोई भी ऐसा जो काम है जिससे पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाएगा या पार्लियामान के अंदर नहीं लाया जाएगा, पीपल्स पार्टी उसके बारे में कुछ कहे तो वो कबल अज वक्त होगा। एक चीज मेरे नोटिस में या मेरे इल्म में भी आपकी विसादत से आ रही है, इससे पहले मेरे इल्म में ये चीज नहीं है, तो यकीनन जब वो चीजें पार्लियामान में आएंगी तो उस पर डिबेट भी होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको हर अच्छे काम के अंदर सपोर्ट भी करेगी। तो ये तरीकाकार दुरुस्त है कि पहले ये स्टेटमेंट आ जाए करेंगे और फिर पार्लियामान में आएगा मामला। जैसे ही इसहाक डार साहब ने ये बयान दिया है, सिंगापुर में मौजूद थे भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सनद करार दिया। ये आपको जवाब में मिला। जो राजनाथ सिंह हैं, उनके वज़ीर दिफा, वो प्रोग्राम आपकी अदालत में बैठे हुए थे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान के ऊपर तो अब हमला करने की ज़रूरत नहीं, ये लोग अपनी सियासी लड़ाई में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर कोई जवाब भी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दे रही। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जिस तरह ये गैस की और ये जो दीगर कीमतें बढ़ने का मामला है, इस सारे मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल है कि अब पिछली सीट पर बैठी हुई है कि हुकूमत जाने, मसाइल जाने, वो जो करते हैं आप ओके हैं, आपके वोट से हुकूमत खड़ी रहे। देखें, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो तो
हुकूमत की बनती है कि हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले या कौम को एतमाद में ले, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जब वो चीजें आएंगी तो मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। अगर चीजें मुल्की मफाद के अंदर हुई तो यकीनन हम उसे सपोर्ट करेंगे, और अगर ना हुई तो फिर उन्हें तजावीज भी देंगे कि इसका हल ये बेहतर है। और जहां तक ताल्लुक है कि कोई भारतीय वजीर खारजा किसी जगह खड़ा होकर बात करता है, तो जिस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, हमने तो भारत के अंदर खड़े होकर कश्मीर को अपनी शहरक कहा था। हमने तो कश्मीर की बात वहां पे भी की थी। हमने तो अमेरिका के अंदर खड़े होकर भी उस चीज को दोहराया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो किसी जगह, हमारी तो बुनियाद ही कश्मीर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई तो उसमें बुनियादी नुक्ता ही कश्मीर की आजादी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है, यही तो पूछ रहा हूँ हसन मुर्तजा साहब के इसहाक डार साहब 3 दिन हो गए वो इतना बड़ा काम कर जाते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आपके बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी वाले मामलात को बड़े करीबी बड़े बारीक बीनी से देखते हैं, उनमें से किसी शख्स का मैंने एक स्टेटमेंट नहीं देखा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं आप तजारत ओपन करने की बात। ये पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट यकीनन आएगा। इसमें ये सारी चीजें जो हमारी खारजा पॉलिसी है या जो हमारी जुग्राफियाई सूरत हाल है, उससे हमें कतन भी ये फिल फॉर नहीं अपना रिएक्शन भी दे देना चाहिए कि थोड़ी देर में हम एक चीज कहें, कोई कान में आके कहता है और हम वो जलसे में कह दें, तो वो भी मुनासिब नहीं है। ये सारी सेंसिटिव मामलात और चीजें हैं, इनको सोच समझ कर ही उसका जवाब दिया जा सकता है। और पीपल्स पार्टी का यकीनन इस पे जो जवाब है वो आएगा, और पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीर को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। सही। हसन मुर्तजा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हुमायूं खान साहब, मुझे बताइए कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो, पहली बात तो ये कि अनइनवाइटेड, यानी हमें नहीं मालूम, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि बरतानिया की तरफ से कोई दौरे की दावत हो। वो ब्रसल्स जाना था उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के लिए, तो वो पहले लंदन चले गए, फिर वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी समिट में गए, फिर वापस लंदन आ गए। तो प्रैक्टिकली वो अपने पहले 10 दिन में 2 दौरे कर चुके थे लंदन के, और अनइनवाइटेड वहाँ पर उनकी वज़ीर ख़ारजा जो है डेविड कैमरून, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। फिर उन्होंने अपने हम मनसब के बजाय जो उनके जूनियर हैं स्टेट मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात की, फिर उसको अपना एक टेक्निकल बायलैटरल विजिट करार दिया, और फिर बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ा जो चेंज आने वाला है उसका ऐलान कर दिया लंदन में बैठ के। एग्जैक्टली ये हुकूमत, डू यू थिंक इज दैट द वे कि आप ये काम करें, इतना बड़ा डिसीजन वहाँ पर लंदन में बैठ के अनाउंस करें? नहीं, ऐसा ये ऑब्वियसली इस पे जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट ज़्यादा एप्ट होगी। सवाल उठाना बड़ा अहम था कि किस तरह जो है पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो गए, और अगर उनको इनवाइट नहीं किया गया, फिर मेरा ख्याल उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी अपने जो काउंटर पार्ट हैं डेविड कैमरून से। और फिर ये जो अभी, यानी आप जिसके मुल्क जा रहे हैं वहाँ पर आप उसके वज़ीर ख़ारजा से आपकी मुलाकात नहीं है, आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आई रिमेंबर दिसंबर 2022 बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन के लिए अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, वाशिंगटन गए, वाशिंगटन में मौजूद थे एंटनी ब्लिंकन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई, वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। ये कौन सा पैटर्न है जो बन रहा है? नहीं, ये गलत है। बेसिकली इशू यही है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी की जो डिफरेंट कॉन्टूर्स हैं, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और पिछले चंद सालों में, उसमें यकीनन बेहतरी की काफ़ी उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा कि आउटराइटली गलत। और फिर जिस तरह इसहाक डार साहब की तरफ से भी कहा गया कि ये उनका प्राइवेट विजिट था, हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा का पहली दफ़ा ख़ारजा ने खुद कहा कि ये मेरा टेक्निकली पहला बायलैटरल विजिट है, और फिर बाद में जो स्टेटमेंट आई उसमें था कि मेरा पर्सनल विजिट है। तो ऑफ कोर्स देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन सवाल इस वक्त जो है ना ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान को इन ममालिक के साथ कितनी ज़रूरत है। हमारे फॉरेन पॉलिसी की बहुत सारे जो हैं वो मसाइल हैं। हम जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक अजीब गंभीर उसके अंदर जो है दाखिल हो चुके हैं, जिसमें जो आपके दोस्त ममालिक थे वो भी आपसे जो है, अभी जिस तरह आपने अभी जिक्र किया इंट्रोडक्शन में भी, जो चाइनीज़ अटैक हुआ उसकी वजह से चाइना की चाइना वाले मामले के ऊपर अगले सेगमेंट में आई हैव टू सेपरेटली डिस्कस दैट बिकॉज़ दैट्स वेरी सीरियस। टच कर रहा हूँ कि वहाँ से भी कुछ रिजेंटमेंट्स थी। उसके अलावा अमेरिका से आपको पता है बड़े अरसे से बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत नहीं हो रही थी। अभी जो आपने
हेयरिंग का जिक्र किया, स्पेशल जो हेयरिंग हुई कांग्रेस की, उसके अंदर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए। फिर आपके बाकी जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने बहुत सारे वादे किए हुए आपसे, मिडल ईस्टर्न कंट्री होगी, GCC की होगी, कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन फिर उसको उन्होंने IMF के साथ अटैच कर दिया कि जब तक आप उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हम आपके साथ नहीं आते। तो ये मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन अब इन मसाइल से निकलना जो है ये स्ट्रैटेजी है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और उसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा जो इस वक्त की मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है। और ये सवाल आपका बड़ा अहम था कि पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है या नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, कि उन्होंने देखा कि इस वक्त इस बजट तक बहुत टफ फैसले होने, तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो भी जी शऊर पाकिस्तानी है उसको पता है कि अगर उनकी वोट से ये हुकूमत बनी है तो वो हुकूमत का हिस्सा पार्ट एंड पार्सल है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है। प्रेसिडेंट उनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास है। और अगर अभी ये जो अभी आपने हसन साहब से सवाल किया कि क्यों नहीं स्टेटमेंट आई, तो उनके 2 वज़ीर ख़ारजा रह चुके, बल्कि 3-4 वज़ीर ख़ारजा इस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उसका हिस्सा रहे हैं, उनके सफ़ीर रहे हैं जो भी इस वक्त मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो किसी न किसी की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। शेरी रहमान साहिबा हैं, बाकी लोग हैं, एग्जैक्टली हिना रबानी खान साहिबा हैं। लेकिन टू गिव द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, एक जो PMLN की तरफ से वर्जन आ रहा है वो ये था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर इसहाक डार साहब से जब सवाल किया गया तो उस वक्त उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, इट वाज नॉट अ पॉलिसी स्टेटमेंट। अगेन फिर इतनी सीरियस बात पाकिस्तान का वज़ीर खारजा, ये नहीं हो सकता कि आप इस किस्म की बात करें और उसकी टाइमिंग देखें कि इंडिया में इलेक्शन हो रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आप उस वक्त दे रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने आपको एंटरटेन नहीं करना, आपके ऊपर उसका जवाब मिल गया ना। इंडियन वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा ने जो स्टेटमेंट दिया है, देखें उन दोनों की स्टेटमेंट को भी अगर आप फॉरेन पॉलिसी या जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पे अगले महीने इलेक्शन, बल्कि इस महीने अप्रैल के शुरू में जो है 21 से शुरू हो स्टार्ट हो गया, मुख्तलिफ फेजेस में होगा। तो उसमें उन्होंने अपना पाकिस्तान के साथ जो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट था उसको उन्होंने उजागर करना था, तो वो स्टेटमेंट उसको उस सेंस में लें। लेकिन ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट खतरनाक थी। स्टेटमेंट मैं नहीं कहूँगा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाना चाहिए, लेकिन टाइमिंग बड़ी गलत थी। आई एग्री विद यू। ये वापस आके पार्लियामेंट में जिस तरह हसन साहब ने कहा वहां पर डिस्कस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब वापस आएंगे तो उसका कितना असर होगा, मेरा ख्याल है वो बॉल गुजर चुकी है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा साहब लेंगे जो हुमायूं साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं उसके ऊपर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने सुना हुमायूं साहब ने भी जो बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल को अब ये नहीं कह सकेगी, ना इसको कहना चाहिए कि यह हमारी हुकूमत नहीं थी, आप लोगों ने वोट दिया है। ये 2022 में भी जो हुकूमत बनी थी उसके बाद 9 अगस्त के बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने डिसओन कर दिया था PDM की हुकूमत को और सारा मलबा जो है उन्होंने डाल दिया था शहबाज शरीफ पर। आज तो यह है कि शहबाज शरीफ के अपने लोग जो हैं नून लीग के, वो ही हुकूमत को डिसोन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि कल क्या जवाब होगा आपके पास इन तमाम मामलात पे? हुकूमत जो कुछ कर रही है, इतने बड़े बड़े मामलात के ऊपर फैसले। देखिए, हम किसी जवाब के इंतजार में नहीं है, ना ही हम किसी जवाब की बुनियाद पे कोई राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। मैंने तो बड़ा क्लियर कहा है कि हमने उन्हें वोट किया है और वो सिर्फ इसलिए किया है कि यहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी इस मुल्क के अंदर, इस रिजल्ट के बाद उन्होंने राय फरार इख्तियार किया। वो चूंकि इस पोजीशन में नहीं थे, उनके पास इस अहल नहीं थे लोग, या उनकी क़यादत इस अहल नहीं थी कि वो इस मुल्क और कौम को डिलीवर कर पाते, उन्होंने राय फरार इख्तियार किया। कौम और मुल्क इस वक्त एक बंद गली में था। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि हम PMLN, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसको वोट करें, उनका वजीर आजम बने, और हम कोई हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने कोई वजारत नहीं ली उनसे, हम उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, और हम इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी मशावरत भी करेंगे, उनकी जो इनपुट पीपल्स पार्टी की होगी वो भी देंगे, और हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। अब ये पहले से ही ये कहना शुरू कर देना, क्योंकि इन्होंने कल को यही कहना है कि ये सारे जी इकट्ठे हो गए, हम अकेले थे, हमने ये किया वो किया। इनकी जो तनकीद का तरीका है, वारदात है, वो यही है कि ये मुझे फिर तसल्ली से जवाब लेने दें, साइड पे रख के बाकी सारों को एक ही लाइन में खड़ा करके ये उसको कहते हैं कि ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, मुजरिम हैं, झूठे हैं, हम ही मुहिब्बे वतन है। मैं कहता हूं कि 3.5 साल के अंदर कितनी एक दफा इन्होंने जवाब दिए,
कितनी एक दफा कौन सा एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने तरक्की की। पाकिस्तान कहेंगे तो जवाब आएगा जी कोविड के बावजूद हमने जी जीडीपी जो है वो 5.9 पे ले गए जी, हम 6.9 पे ले गए जी। नहीं 6.2 आपकी हुकूमत ने छापा था चक्कर में हमेशा। और आज जिस ये मुल्क जहां पे खड़ा है वो किसकी वजह से है, वो सारी कौम को पता है। और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क इन चैलेंजेस से निकलेगा भी, बेहतरी की तरफ भी जाएगा। और इनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये सारे इकट्ठे थे। सही। अगर मुल्क बेहतर हो गया मुझे जवाब लेने दें जरा कि ये सारे इकट्ठे थे। हमायूं मोहम्मद साहब, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि एक वैक्यूम बन गया था। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो ये समझ रही थी कि वो मसाइल हल नहीं कर सकती, वो आना चाहती ही नहीं थी कि वो हुकूमत में आए। तो उन्होंने तो पाकिस्तान को एक संगीन सियासी और आईनी बहरान से बचाया है। उन्होंने तो मजबूरन शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है। देखिए जी, इस तरह है कि ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इन्होंने जो है ना 2022 में आके पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया है। जिस वक्त पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में, उस वक्त बकौल इनके जीडीपी 6.1 था। उस वक्त बकौल इनके जो पर कैपिटा इनकम था $1,765 था। जिस उस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.19% पे थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री 10.6% पे थी, आपके एक्सपोर्ट 28.8 बिलियन पे थे, आपके रेमिटेंसेस 30 बिलियन पर थे, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.4 बिलियन पे थी एंड सो ऑन। लेकिन जब ये आए और इन्होंने पाकिस्तान को बचाया तो उस वक्त जीडीपी 6.1 से कम होके -0.178 पे चली गई। इन्होंने जरूर बचाया, मुझे नहीं पता कि क्या है। वो जो अभी बात कर रहे थे ना, वो जो आप बता रहे थे कि ये चीज हो रही है, जो मुझे जो इसाक डार साहब की बातें कर रहे थे, मुझे वो किसी जमाने में पिशावर से एक प्रोग्राम हुआ करता था, देख द जानदार है जमूरे, ठीक है। तो अब आप देख द जानदार है कि ये लोग क्या क्या गुल खिलाते हैं, ठीक है। ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम समझती नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये मैं ज़रूर मानता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो जरदारी साहब हैं वो बड़े अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को तो न 3 में रहने दिया, न 13 में रहने दिया, और शहबाज शरीफ का वो हशर करेंगे जो रेडियो और टीवी पे नशर होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है आगे। देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं, 2019 में हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड, पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि कश्मीर के विज़ावी रेफरेंस लिया था, ठीक है। अच्छा, इन लोगों की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। इन लोगों की हिस्ट्री ये है कि मुझे ये बताए मोदी किससे मिलने आता है, जंदाल किससे मिलने आता है, और बगैर बताए वो आ जाते होते हैं। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया गए थे, उस वक्त उन्होंने ये जो कश्मीरी लीडरान थे उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, उनसे नहीं मिले थे। अच्छा, उनकी बेसिस पे पहली बार हुआ था कि जब पाकिस्तान की जो क्या कह सकते हैं वहां पे जो एम्बेसडर जो थे, जब उन्होंने खाना किया था, दे रिफ्यूज टू कम एंड अटेंड दैट थिंग। वो और उसमें पता नहीं कौन सा 23 मार्च था या 14 अगस्त के, उसमें दे रिफ्यूज टू कम एंड अटेंड। वो इस वजह से था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा एक किस्म का स्टांस लिया है जिसमें इन लोगों ने कश्मीर को नजरअंदाज किया है। ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से है, ठीक है। हालांकि ये अपने आप को कश्मीर के ओरिजिन कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जिस वजह से है कि जिससे हमें पता चले। अच्छा, दूसरी बात ये हो जाती है कि जब हम बात करते हैं, अभी जैसे हुमायूं खान साहब जो कि एनालिस्ट थे वो बता रहे थे और वो रेफरेंस दे रहे थे कि किन हमारे मुल्कों ने हमारे साथ क्या किया। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये वो मुल्क है जो पिछले 28 साल से, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, 28 साल से ये इस बात के आदी थे कि पाकिस्तान हमें यस माई बाप कहेगा और जो हम कहेंगे करेगा। जब वो हम कहेंगे कि यार तुम अफगानिस्तान के अंदर ये काम करो, वो कर लेंगे। जब हम कहेंगे तुम अब ये काम छोड़ के ये करो, ये कर लेंगे। जब हम कहेंगे क्या, क्यों? क्योंकि हम लोग पैंट शर्ट और वो क्या कहते हैं एक्सपेंसिव जूते पहन के जाते हैं और उनसे भीख मांगते हैं। हमारा तरीक़ेकार ये है। और ये याद रखें, ये जो तरीक़ेकार है ना, ये इनका ये पहली बार नहीं हुआ
कि ये लोग हमेशा इनका टोटल काम करने का तरीका यही है कि ये जब बाहर जाएंगे अपने काम से, अपने मिलने से, उसमें जाके वहां पे दौरे शौरे करवा के उसको करके पैसा ये अवाम का निकलवाएंगे। लेकिन अवाम अभी आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो रही है, इसी वजह से अवाम ने इनको वोट आउट कर दिया था। ये तो अल्लाह जाने कि इनको किस तरीके से फॉर्म 47 बनाए गए और इनको लाए गए, इनकी तो बुनियाद ही नहीं है जमीन पर। मैंने जैसे कहा था, ये वो क्रिसमस ट्री हैं जिनकी जड़ें हैं ही नहीं, जिनकी इसमें इस वक्त पॉलिटिक्स में इनकी कोई जड़ें नहीं है, जड़ें इनकी कट चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं कि आगे होगा क्या। आगे होगा ये कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो है ना अपने पैरों पे खड़ा होगा, ये पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की करेगा, लेकिन माइनस देम ये लोग हटेंगे और ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। क्यों? जब आप किसी में टैलेंट ना हो और आप उसको ला के खड़ा कर दें, तो जो सिफारशी बंदा होता है उसको आप ओपनिंग बैट्समैन ले जाएं, वो क्या करेगा? वो 1-2 में आउट होकर वापस आ जाएगा, क्योंकि उनको खेलना ही नहीं आता। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने, अच्छा ये फिर बात करते हैं कि मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं। हालांकि जो इनकी मिसाके जमहूरियत का जो जिस पे इन्होंने दस्तखत किए हैं, उसके शिक 22 या 22 है, उसमें ये दोनों खुद ब खुद उसको तोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। खास तौर पे जिस वक्त उन्होंने साइन किया था उसके 10 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट या आर्म फोर्सेस थी उनके साथ बातचीत शुरू कर दिया था, और शेख 22 में ये लिखा हुआ है कि हम लोग हुकूमत में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेंगे। तो इन लोगों ने तो खुद ही उसका सत्यानाश मार दिया, उसमें किसी और को क्या ब्लेम करना। अब आगे बात आ जाती है कि मैं आपको एक और बात शुरू में बता रहा था, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आ रही है, इन लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश करना है। इन लोगों को अगर बहुत शौक है ना, तो सबसे पहले मैं इन्हें यह कहूंगा कि सबसे पहले ये अपनी जितनी जायदादें हैं, चाहे वो एवन फील्ड है, चाहे वो नंबर 1 हाइड पार्क है, चाहे वो फ्रांस में जो महल खरीदा हुआ था, चाहे वो कुछ भी चीजें, वो सारी चीजें बेचे, पाकिस्तान में लाके वो सारे पैसे इन्वेस्ट करें। उसके बाद बताएं कि क्या है। और जो हमारे इसहाक डार साहब हैं उनको कहें कि अपने बेटों को कहें कि जिनके दुबई में वो टावर्स हैं और क्या है सुनने में आया है, उनको कहें वो बेचे, आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। पहले तो उन लोगों को लाना पाकिस्तान में जो आपके घर के हैं। सही, ठीक है। हुमायूं मोहम्मद साहब, हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं खान साहब, मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब भी मौजूद होंगे। और जो आज चाइनीज़ नेशनल्स को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया, हाउ सीरियस इज़ दैट, और गवर्नमेंट को इस वक्त अपना फोकस फिल फॉर कहाँ करने की ज़रूरत है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में आज चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाया गया। बशाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, 5 चाइनीज़ नेशनल्स और एक पाकिस्तानी शहरी इसमें जाम बहक हुए हैं। इस मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अमेरिका में और हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। और पाकिस्तान के जो बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करता है, पाकिस्तान के एक अहम तरीन ओहदे पर रहते हुए इन तमाम मामलात को जानते हैं। एजाज़ चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता है कि बहुत डेंजरस पैटर्न जो है वो अब बना है? जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2022 में, तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाया गया और फिर उसकी वजह से बड़ी जद पहुंची। चाइनीज़ जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो पाकिस्तान में बंद हो गए, बहुत सारे नेशनल्स उनको वापस बुला लिया गया, और अब हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद पहले गवादर में और फिर आज ये हमला। डू यू थिंक कि ये पैटर्न है या ये बस वन ऑफ है? नहीं, बिल्कुल पैटर्न है जनाब, बिल्कुल पैटर्न है। और साफ नज़र आ रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान और चीन को करीब आना नहीं देखना चाहते और जो नहीं चाहते कि सीपैक किसी तौर पे भी आगे चले, वो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं ताकि चीनियों के दिल में खौफ फैले कि यहाँ पे वो पाकिस्तान महफूज जगह नहीं और यहाँ हमें काम नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि इस किस्म की लहर दोबारा दहशतगर्दी की उठी है और उसका टारगेट चाइनीज़ हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और यकीनन एक पैटर्न है। तो एजाज चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि वो लोग, तो हम इसको ज़रा ब्रैकेट डाउन कर सकते हैं कि हमारी इससे क्या मुराद है? इंटरनेशनली कौन से ऐसे ममालिक हैं? 2 का तो हमें ओपनली पता है, इंडिया और अमेरिका, वो तो बड़ा ओपन अपोजिशन करते हैं, तो क्या हमारा इशारा वो से उन्हीं की तरफ होता है?
ज़्यादातर तो उनकी तरफ ही होता है, लेकिन जाहिर बात है आप इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ पता है वो ये पता है कि जनाब CPEC हर एक को पसंद नहीं है, अमेरिका और हिंदुस्तान को नहीं है, शायद कुछ और भी खित्ते के ममालिक ऐसे हों जिनके ख्यालात मुख्तलिफ हों, लेकिन कुछ ऐसे मिलिटेंट्स भी हैं जिनका ज़ाहिरन उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करना है और उसके लिए वो कोई भी टारगेट ढूंढेंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी करेंगे। मेरी मुराद TTP से है, जिसको अफगानिस्तान में बाकायदा पनाह दी गई है और उनको शह दी हुई है कि वो जाके एक प्रॉक्सी के तौर पर इस पे काम करें यहाँ पे। तो ये सारे यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक फिगर बनता है जिसमें कुछ बैनुल-अक़वामी हाथ भी हो सकते हैं, कुछ मकामी हाथ भी हो सकते हैं जो उनका आयलाकार बन रहे हैं, और कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जिस तरह TTP है। ये सारे तो करते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप गौर करें इस बात पर तो जिम्मेदारी तो बहरहाल हमारी है कि हमने हिफाजत करनी है। अगर कोई चीनी बाहर से आते हैं या कोई भी बाहर का बंदा पाकिस्तान में आके काम करता है या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हिफाजत की तो बहरहाल हमारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी भी ये फेलियर है कि हम उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। लेकिन एजाज साहब, आपको लगता है कि चाइना हमारी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा कि एक फॉरेन एलिमेंट भी है इसमें जो ये सारे मामले को कहीं ना कहीं इसकी पुष्टपनाही कर रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दासू डैम अटैक हुआ था, आई रिमेंबर कि शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त के DGI फैज़ हमीद साहब, उनको जाना पड़ा और चेंगडू में जाके उन्होंने वांगवी को बहुत यकीन दहानियाँ करवाई, उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हुए। तो अब जिस वक्त नई हुकूमत कायम होने के बाद अब आपने चाइना की तरफ विजिट्स कुछ शुरू होने थे, मामलात उन पर बातचीत होनी थी, एन उस वक्त ये हमला हो गया, तो कैन इट बी डैमेजिंग रिलेशनशिप के लिए? देखें, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो खैर बहुत मजबूत है, वो इन वाक़यात से तो नहीं मुतासर होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि चीनी यकीनन परेशान होंगे। देखें ना, उनकी जो विक्टिम बने हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, दबाव आता है हुकूमत के, अपनी उनकी हुकूमत पे भी दबाव आता है कि हमारे शहरी वहाँ महफूज नहीं हैं। वो भी आप पाकिस्तान से जानना चाहेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों आपने 2 डिवीज़न रेज किए हैं SSD के नाम से, एक साउथ में एक नॉर्थ में, और उसके बावजूद ये वाक़यात होते चले जा रहे हैं। अब उसकी वजूहात भी उनको खासा अंदाज़ा है कि ये जो पूरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बनी है वो भी उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि किस तरीके से, कुछ उसमें हमारी भी गलती हैं। आपको याद है कि जब अमेरिकी गए तो हमारी हुकूमत ने कहा कि अच्छा जी TTP को के जितने प्रिजनर्स थे उनको उन्होंने भी रिहा कर दिया, हमने भी कर दिया कि जी अब मेन स्ट्रीम करेंगे। तो ऐसे ऐसे उनमें ख़तरनाक किस्म के मुजरिम भी थे, वो सारे रिहा होकर दोबारा मैदान में आ गए। तो गलतियाँ तो हमने भी की हैं और हमने कोई अभी तक कोई ऐसी जामे पॉलिसी नहीं बना सके जिसकी वजह से हम अपने काम करने वालों को महफूज कर सकें। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि चीनी ये एक्सपेक्ट करेंगे हमसे कि वो कोई बताएं कि जी आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आइंदा हमारे नेशनल्स पे अटैक नहीं होगा। अच्छा, ये भी बता दीजिए मुझे ज़रा कि जो मुल्क जिसकी तरफ हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारी हुकूमत, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हमेशा इशारा करते हैं, हमारा मशरकी हमसाया इंडिया, कि वो पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उसके हवाले से कभी ना कभी बहुत अपोलोजेटिक हो जाती हैं। आज हमने देखा कि अभी चंद रोज़ पहले इसहाक डार साहब ने लंदन में बैठकर इंडिया के साथ यूनिलैटरली तजारत खोलने की बात कर दी और उस पर फिर वहाँ से जो रिप्लाई भी आया वो भी आपने देखा होगा। तो ये क्या हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना सीरियस काम है और वो इस तरीके से बचगाना तरीके से लंदन में बैठकर आप ये अनाउंसमेंट करें और रेसिप्रोसिटी भी नहीं है, कोई प्रोसेस भी नहीं चल रहा? जी देखिए, इन प्रिंसिपल तो मैं समझता हूँ कि तिजारत होनी चाहिए तमाम मुल्कों के साथ पाकिस्तान की, क्योंकि उससे पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा पहुँचता है। ये इन प्रिंसिपल बात है। लेकिन आप जब किसी भी मुल्क के हवाले से बयान देते हैं, खुसूसन हिंदुस्तान के हवाले से, तो आपको पहले ये देखना है कि क्या अब हिंदुस्तानी तैयार हैं तजारत के लिए। अच्छा, ये जांचने के लिए कि वो तैयार भी हैं कि नहीं, आपको कोई आप डायलॉग खोलना पड़ेगा, कोई बैक चैनल चलानी पड़ेगी, किसी न किसी हवाले से आपको ये पहले जानकारी लेनी पड़ेगी और फिर दोनों मुल्कों के जो कस्टम्स और दूसरे लोग मिलते हैं और फिर ये आगे चीज़ें चलती हैं। अब मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है
मुझे ज़्यादा इल्म तो नहीं है कि कहीं बैक चैनल पे कोई बातचीत हो रही हो, मुझे नहीं इल्म उसका। और अगर उन्होंने ऐसी कोई बात उनके साथ डिस्कशन करने के बाद की है तो वो एक पॉलिसी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये पॉलिसी है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जो मैं समझता हूँ कि उनको अभी नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ ये सारे मामला तय नहीं हो जाते कि हमने किस हवाले से आगे चलना है, तो आप एकदम से बात नहीं कर सकते। इन प्रिंसिपल यस, हाँ तजारत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले दोनों मुल्क आपस में बात करते हैं, तय करते हैं, फिर आगे करते हैं। कोई तरीका कार होना चाहिए। हुमायूं खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, मुझे ये बताइए कि चाइना के साथ आपने, चाइना को अंडरस्टैंड भी करते हैं, यू हैव ट्रैवल्ड वाइडली, बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल भी किया है चाइना को, चाइना की एम्बेसी किस तरीके से इन तमाम मामलात को देख रही है, और ये कितना सीरियस है ये पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये पैटर्न ही है। नहीं, एब्सोल्युटली, इस तरह जिस तरह एम्बेसडर साहब ने अभी कहा, एजाज साहब ने, एब्सोल्युटली पैटर्न। अगर आप 2024 के स्टेटिस्टिक्स देखें अभी तक दहशतगर्दी के 405 के करीब एक्ट्स ऑफ वायलेंस और टेररिज्म के हो चुके हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा तुर्बत में, गवादर में, और ये अब तीसरा बशाम का है। 2 को हमने शायद किसी हद तक न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ये नहीं हो सका। अब इसके इफेक्ट नेचुरली, अभी जिस तरह आपने कहा कि जिस दफ़ा जब नई हुकूमत पाकिस्तान में बनती है, और हमारी ट्रेडिशन रही है कि जो लीडरशिप की पहले विजिट्स होते हैं या पोर्ट ऑफ कॉल होती है, उसमें मोस्टली हम या तो सऊदी अरेबिया या चाइना इनकी तरफ जाते हैं। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर का अगर जब विजिट यहाँ पे चीन की तरफ होगा, तो नेचुरली एक तो जो एम्बेसडर एजाज ने कहा कि हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी अच्छे उसके साथ जाते जिसमें हम अपनी कोई प्रोग्रेस दिखाते हैं कि सीपैक में हमने ये चीज़ें कर ली हैं, अब हम थोड़ा सा इस हालत में जाएंगे कि ये दूसरा अटैक हो रहा है, बल्कि इस साल का ये तीसरा या चौथा अटैक चाइनीज़ के ऊपर हो रहा है, और उसमें हमारी तरफ से बावजूद उसके कि हमने 2 डिवीज़न रेज किए हैं, कमियाँ भी रही हैं, कोताहियाँ भी रही हैं, लेकिन एक उसकी जो दूसरी काउंटर साइड है कि जब सुसाइडल होता है तो उसको रोकना बड़ा ही मुश्किल होता है, बावजूद उसके कि इसमें भी जो है चलती हुई गाड़ी में मेन हाईवे के ऊपर जा रहा था जो आज का, लेकिन सारे को ट्रैक करना इस प्रिसीजन के साथ कि गाड़ी कौन सी थी, कब निकली, जिसमें मौजूद थे, अब वो यहाँ पहुंच चुकी है। बिल्कुल हुआ दासू वाले डैम अटैक वाले में भी, और ये भी दासू की ही टीम थी। जी एग्जैक्टली। ये इसमें मैं नहीं कह रहा कि ये कोई 100% जो है हमारी फुल प्रूफ हमने कर लिया, हमारी तरफ से कोशिश रही है, और ये फेलियर है कि ये अटैक हो गया। लेकिन मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि जो दहशतगर्दी की सुसाइडल होती है उसमें आप 100% कहीं भी, अभी आप एक हफ्ता पहले रशिया के अंदर देख लें, मॉस्को के अंदर कितना बड़ा जो हादसा हुआ, उनकी भी बहुत बड़ी फोर्स है, मैं इसको नहीं कर रहा, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पड़ना। फाइनली बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कांग्रेस की ब्रीफिंग है, जो समात है, वहाँ से भी जो चीज़ सामने आई है उभर के, IMF को भी इस्तेमाल करेंगे लेवर्स के तौर पर चाइना वाले मामले के ऊपर, सीपैक को हर्ट करने के लिए, BRI को हर्ट करने के लिए, क्या हमारे पास आपको लीडरशिप की इंटेंट और विल नज़र आ रही है कि इस सारे मामले पर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात पर कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें? देखें, मेरा ख्याल है कि हमारे पास इसके अलावा कोई राय या दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि चाइना के अलावा अब हमारा इस वक्त अगर बड़े ममालिक दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उसको हम चाइना को छोड़ नहीं सकते। और उसकी पहली मिसाल ये है कि आज भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सारे चाइनीज़ एम्बेसी चले गए। इंटेंट तो नज़र आ रही है। अब इस नई हुकूमत की अभी आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं कि वो क्या करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ऐसे कौन से एक्शन रखेंगे जिसमें चाइनीज़ कंपनीज, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और उसको कैसे सिक्योर करेंगे। ये जो वाकया है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सही वक्त ख़त्म हो गया। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ थे, हसन मुर्तज़ा साहब, हुमायूं खान साहब और एम्बेसडर एजाज़ अहमद चौधरी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा वक्त जब आप सबके सामने है सूरत हाल के किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत को, हुकूमती जमातों को और इदारों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान में जारी सियासी लड़ाई में ही मसरूफ़ रहना है या फिर अपनी तमाम तर तवज्जो इन मामलात की तरफ मरकूज़ करनी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।